हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इन लैबोरेटरीज। आज हम बात करने वाले हैं ईएसआर ब्लड टेस्ट के बारे में। ईएसआर ईएसआर का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि रेड ब्लड सेल किस रेट पे सेडिमेंट हो रहे हैं, किस रेट पे नीचे आ रहे हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जब कोई एंटीकोगुलेटेड ब्लड जिसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स हुआ हो, एंटीकोगुलेटेड ब्लड जब किसी ट्यूब में फिलअप किया जाता है और उसे अनडिस्टर्ब तरीके से रखा जाए, तो जो रेड सेल्स होते हैं यानी कि ब्लड का जो भारी मटेरियल होता है रेड सेल्स, वो नीचे की तरफ सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ऊपर प्लाज्मा आ जाते हैं, बीच में बफी कोट। तो ये रेड ब्लड सेल किस रेट पे नीचे आ रहे हैं, बटन पे किस रेट पे आ रहे हैं, उसको हम मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं ईएसआर। ठीक है, तो ईएसआर जब करते हैं तो ये रेड ब्लड सेल सेडिमेंट होने के ईएसआर के प्रोसीजर में 3 फेज आते हैं। ये सेडिमेंट होते वक्त 3 फेज फॉलो करता है। ये पहला फेज है फेजेस। पहला फेज है रॉलेक्स फॉर्मेशन। रॉलेक्स फॉर्मेशन जब हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड फिलअप कर चुके हैं ट्यूब में, उसके बाद जो पहला 10 मिनट है, 10 मिनट उसमें रॉलेक्स फॉर्मेशन है। रॉलेक्स फॉर्मेशन मतलब जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो आपस में चिपकना स्टार्ट करते हैं, स्टिक होते हैं, उसको बोलते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप है, जो दूसरा फेज है, वो है सेटलिंग। सेटलिंग ऑफ आरबीसीज। रॉलेक्स फॉर्मेशन होने के बाद ये आरबीसीज थोड़े हैवी हो जाते हैं और वो नीचे की ओर सेटल्ड होते हैं। उस फेज को बोलते हैं सेटलिंग ऑफ आरबीसीज। ये सबसे लॉन्ग फेज होता है, ये 40 मिनट्स का। और लास्ट जो फेज होता है वो होता है पैकिंग। पैकिंग ऑफ आरबीसीज। ये जो सेटलिंग हो रहा है, कुछ देर के बाद ये सेटलिंग का रेट जो है वो स्लो हो जाता है। उसके बाद नीचे बटन पे पैकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ये कॉलम की तरह नीचे से बढ़ता बढ़ता जाता है, कॉलम बनना स्टार्ट हो जाता है और आरबीसीज का पैकिंग स्टार्ट हो जाता है। ये भी लास्ट में 10 मिनट्स का होता है। सो 10, 40 एंड 10 1 घंटा हो गया। इसीलिए ईएसआर को कभी भी एम पर फर्स्ट आवर के यूनिट में लिखा जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये होल प्रोसेस 1 घंटे में कंप्लीट होता है। सो अब बात कर लेते हैं किस किस मेथड से हम ईएसआर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला और पुराना मेथड जो है वो है वेस्टर्न ग्रेन मेथड। जो ट्यूब हम लोग यूज कर रहे हैं ईएसआर टेस्ट परफॉर्म करने में, उसी बेसिस पे इसका मेथड भी डिफरेंट है। जो वेस्टर्न ग्रेन मेथड है, वेस्टर्न ग्रेन्स मेथड, वेस्टर्न ग्रेन मेथड्स में जो ट्यूब यूज होता है वो होता है लाइक दिस, दोनों ओर से ओपन, दोनों साइड ओपन। ख्याल कीजिएगा, वेस्टर्न ग्रेन में दोनों साइड में ओपन, ये पैरेलल ही होता है, दोनों साइड से ओपन होगा। इसका लेंथ जो है ये 30 सेंटीमीटर का लेंथ, बोर दोनों ओर ओपन, ये भी ओपन है, नीचे भी ओपन। ठीक है, जो इसका इंटरनल डायमीटर है, जो इंटरनल डायमीटर इसका ये है 2.5 mm का, 30 सेंटीमीटर लंबा, दोनों साइड में ओपन, 2.5 mm का इसका इंटरनल डायमीटर और अबाउट 2 ml ऑफ ब्लड चाहिए होता है इसको परफॉर्म करने के लिए। वेस्टर्न ग्रेन मेथड में जो ब्लड यूज होता है वो सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होना चाहिए उस ब्लड में। उस ब्लड को डाइल्यूट करते हैं
सोडियम सिट्रेट के साथ एंटीकोगुलेंट में, क्योंकि हमें पहले ही बता चुका हूँ कि एंटीकोगुलेटेड ब्लड यूज करते हैं ईएसआर में, सो क्योंकि वो जम जाएगा ना इससे। सो सोडियम सिट्रेट 3.8 ग्राम पर डेसीलीटर के कंसेंट्रेशन में 1:4 के रेशियो पे, मीन्स ये जो एक पार्ट है अपने एंटीकोगुलेंट का पार्ट है और 4 पार्ट जो है अपना ब्लड। ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न डे। इसमें जो है 0 से लेकर 200 तक ऐसे ग्रेजुएशन किया होता है, मार्क किया होता है। ठीक है, मार्क किया होगा और दोनों ओर से ओपन होगा। ये हो गया वेस्टर्न ग्रेड मेथड। इसको हम नीडल से पिपेट से फिल अप करेंगे और इसको अनडिस्टर्ब 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद जो आरबीसी का पोर्शन नीचे पैक डाउन हो गया है उसको छोड़ देंगे। ऊपर से जितने भी प्लाज्मा, जहां तक प्लाज्मा है वहां तक हम काउंट कर लेंगे, वही अपना ईएसआर होगा। और ईएसआर का जो नॉर्मल वैल्यू है वेस्टर्न ब्लेड मेथड से वो है 5 to 9 mm पर फर्स्ट आवर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 4 to 7 mm पर फर्स्ट आवर। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी मेथड जो कि विंट्रॉप ट्यूब मेथड है। मैंने पहले ही बताया कि मेथड प्रोसीजर लगभग सेम है, बस ट्यूब जो है यूज करने वाला ट्यूब वो फर्क है, डिफरेंट है, इसीलिए उसको नाम ट्यूब के बेस पे दिया गया। सेकंड मेथड है विंट्रॉप्स मेथड। उसकी वेस्टर्न ग्रेड की तरह यहाँ पे विंट्रॉप ट्यूब बोलते हैं। एक ट्यूब होता है वो सिर्फ एक एंड में ओपन होता है, सिर्फ एक तरफ। इससे पहले वाला दोनों एंड में ओपन था, तो इसमें सिर्फ एक तरफ ओपन होगा। इसका लेंथ भी उससे कम है, 110 mm होल लेंथ। डायमीटर सेम है 2.5 mm। जैसे कि लेंथ कम है तो ब्लड भी इसमें कम चाहिए, तो इसमें सिर्फ 1 ml ब्लड रहेगा तो भी टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा। और किस एंटीकोगुलेंट में चाहिए? इसमें चाहिए EDTA और डबल ऑक्सैलेट। डबल ऑक्सैलेट कौन सा होता है? एक तो एमोनियम ऑक्सैलेट प्लस सोडियम और पोटेशियम ऑक्सैलेट, रेशियो 3.3:2 एमोनियम ऑक्सैलेट और सोडियम ऑक्सैलेट या पोटेशियम ऑक्सैलेट का। ठीक है, ये हमारा एंटीकोगुलेंट है। खास करके हम EDTA को यूज करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, डबल ऑक्सैलेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा विंट्रॉप। इसमें दो तरफ से मार्किंग होता है, यहाँ से 0 से लेकर 10 तक और इधर से फिर 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, और विंट्रॉप मेथड में एक बेनिफिट क्या है कि अगर इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं 30 मिनट्स के लिए, तो हमारा किसी भी एक टेस्ट होता है, किसी पैक्ड सेल वॉल्यूम, वो भी हम इसी ट्यूब के जरिए पता लगा सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो गया उसके वेस्टर्न ड्रेन से। अच्छा ये हो गया, क्यों हो गया? ब्लड सैंपल कम चाहिए, सिर्फ 1 ml चाहिए। एडवांटेज है इसका, पीसीबी भी कर सकते हैं एक ही ट्यूब में। ठीक है, छोटा भी है, फिल करने में आसानी होगी। और जो वेस्टर्न ग्रेड मेथड था उसमें क्या एडवांटेज था कि उसमें 100 से ज्यादा भी, 100 से अबव भी अगर आपका ESR आ रहा है तो वो बहुत लंबा ट्यूब है ना, 200 mm, तो उसमें हम मेजर कर सकते हैं। जो तीसरा मेथड है वो है माइक्रो ESR मेथड, और इसको कैपिलरी मेथड भी बोलते हैं। क्या होता है कि जो पीडियाट्रिक वार्ड्स में बच्चे हैं जिनका वेन से ब्लड कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो कैपिलरी ट्यूब एक आता है बहुत ही पतला, 1 mm इसका इंटरनल डायमीटर होता है, सिर्फ 1 mm, और लेंथ अबाउट 50 mm लेंथ, 1 mm का इंटरनल डायमीटर। मतलब कि इसमें ब्लड सैंपल जो चाहिए वो बहुत कम ब्लड सैंपल से हो जाता है। ठीक है, इसमें भी दो टाइप्स के आते हैं, एक हेपेरिन होता है कैपिलरी में भी, और एक नॉन हेपेरिनाइज्ड।
उसमें एंटीकोगुलेटेड ब्लड डालते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि सिर्फ थोड़ा सा सैंपल से भी ESR हम कर सकते हैं। उसको फील करने के बाद अनडिस्टर्ब 1 घंटे के लिए सेम प्रोसीजर में रख देना है। अब ये जो ESR टेस्ट है ये किस किस कंडीशन में बढ़ जाते हैं, इंक्रीज किस किस में होता है पहले देख लेते हैं। इंक्रीज ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट और ESR सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्यूबरक्लोसिस में। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, ये आपका ESR बढ़ जाएगा। मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा। प्रेगनेंसी में भी ESR बढ़ा हुआ पाया गया है। प्रेगनेंसी ऐसे एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन ESR बढ़ जाता है। एनीमिया ESR बढ़ जाता है। ये कुछ कंडीशंस है जिसमें ESR बढ़ जाता है, ठीक है। इसके सिवा बहुत सारे कंडीशंस है जिसमें ESR बढ़ता है और ESR कम किस में होता है। जैसे कि नॉर्मल वैल्यू जो है वो 0 से भी कोई 0 to 15 या 2 to 15, 5 to 15 ऐसे बोलते हैं, लेकिन कम यानी कि ESR कम है लेकिन फिर भी उसे डिजीज है। किस कंडीशन में हो सकता है वो, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। इसमें ESR डिक्रीज रहता है। इसके अलावा और भी जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, स्फेरोसाइटोसिस, इन कंडीशन में अपना ESR जो है वो कम रहता है। और सैंपल कलेक्शन के वक्त एक प्रिकॉशन याद रखिएगा कि अगर पेशेंट फास्टिंग में है तो ESR ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो डाइट हम लेते हैं उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है उससे ESR को इफेक्ट हो सकता है। सो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।